हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त है कि नहीं? और प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब चीज ठीक है कि नहीं है? किसी सब्जेक्ट में कोई कमी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के एक ऐसे स्टडी प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है सभी विषयों का। जितने भी कमजोर छात्र हैं, जितने भी एकदम लो लेवल के छात्र हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, उनकी तैयारी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करवा देते हैं अपने भाषा में समझा के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फटाफट से एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज क्लियर है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ पे आपको नोट करना है कि क्लास के टाइम में कुछ चेंज हुआ है। देखिए क्या चेंज हुआ है हम आपको बता रहे हैं। क्लास के समय में भारी बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे आपको याद रखना है कि 5 AM में, 5 AM यानी 5 बजे सुबह में एगो क्लास होता है, थ्योरी का क्लास होता है, सब्जेक्टिव का क्लास होता है, आपको पता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एगो टाइम ऐड हुआ है 2 PM, याद रखिएगा 2 PM यानी दोपहर 2 बजे यहाँ पे आपका क्लास होने वाला है। जैसे कल क्लास होगा मैथ का, ठीक, कल क्लास होगा मैथ का, तो दोपहर 2 बजे कल मैथ का क्लास होने वाला है। तो दोपहर 2 बजे भी अब क्लास स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सेटअप वेटअप सब रेडी हो गया है और ये नया सेटअप पे ही क्लास आपका चल रहा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखने की एक समय में बदलाव हुआ है कि 7 PM में आपका एगो क्लास हो गया है, जो 8 PM में पहले था। 8 बजे बहुत सारे ऐसे बच्चे बोले हैं सर जी नेटवर्क इशू है, ये वो है, नेट नहीं चल रहा है। तो ये सारा झंझट खत्म कर दिए, 7 PM में आपका क्लास लगा दिए हैं, स्टार्ट करवा दिए। तो जितने भी सारे छात्र हैं जिनको नहीं पता है तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्लास का टाइमिंग ये होने वाला है। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर में क्या है? आधा नर और नारी का यहाँ पे उसमें बताए हैं कि कौन बताए हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये सारी चीजें बताई हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको जान मिल जाता है, आपको पता ही है। तो लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो याद रखिएगा, ये देखिए नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो लाइव चैट में लिंक दिख रहा होगा, उसको दबा के आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए आज का क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले थे। चलिए उससे पहले एक और बात आपको बता दें कि जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप कोर्स नहीं लिए हैं ना, तो 499 में आपको 499 में ऑल सब्जेक्ट का, याद रखिएगा ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलने वाला है। और प्यारे बच्चों लास्ट में क्या मिलेगा, तो आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा जो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली लड़ेगा, गारंटी है। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। लेने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि अगर जो भी बच्चा ये लेना चाहता है ना, नंबर नोट कर लीजिए मेरा। अगर लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए 6299248935। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और क्लास का टाइमिंग क्या प्यारे बच्चों, 5 AM 2 PM दोपहर, और प्यारे बच्चों क्या 7 PM में शाम में। बार बार बता रहे हैं ये क्लास का टाइमिंग हमारा होने वाला है 3 क्लास का। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का चैप्टर 4 का सारांश यानी अर्धनारीश्वर का। यहाँ पे हम सारांश जानेंगे कि अर्धनारीश्वर पाठ में क्या क्या है और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये आप ये सारांश करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब याद करना है क्या नहीं। तो देखिए सबसे पहले अर्धनारीश्वर प्यारे बच्चों, जिसमें क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समन्वय है इसमें। ठीक है, जिसको लिखा है अर्धनारीश्वर ने प्यारे बच्चों, यहाँ सॉरी लिखा है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने। और ये रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो प्यारे बच्चों अपने बिहार की धरती बेगूसराय के सिमरिया जिला। ठीक है, सिमरिया के में सॉरी जिला तो बेगूसराय हो गया, सिमरिया नामक गांव था और जिला बेगूसराय था और बिहार था प्यारे बच्चों, उसमें इनका जन्म हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बिहार से संबंधित, यहाँ पे पूछ दे कि रचनाकार कौन है, तो आपको एक ही जवाब देना है कि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको आप देख सकते हैं कि ये बिहार से संबंधित है, अपने बिहार के माटी के हैं, बेगूसराय जिले के हैं और सिमरिया नामक गांव के हैं। तो जितने भी बेगूसराय के मेरे छात्र होंगे उनको तो पता ही होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। इतना आपको क्लियर कर लेना है कि 23 सितंबर 1908 को क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। अब पूछेगा कि प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 24 अप्रैल 1974 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, निधन। मृत्यु का मतलब क्या, निधन हो गया था। ठीक है, अब पूछा जा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान, तो हमने क्या बताया, सिमरिया नामक गांव था, बेगूसराय जिला था और बिहार राज्य था।
तो यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर हो गया। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था और पिता का नाम पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। याद रखना है कि यहाँ देखिए मनरूप देवी क्या था, माता का नाम। माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, मनरूप देवी। क्लियर रखना है आपको, स्पष्ट रखना है कि माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम क्या था, रवि सिंह था। बाबू ये क्वेश्चन माता का तो नहीं पूछता है, लेकिन पिता पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता कौन थे, तो रवि सिंह थे। कौन, रवि सिंह। इतना क्लियर रखना है। अब पूछा गया कि इनकी शिक्षा क्या है, तो आरंभिक शिक्षा गांव में ही स्टार्ट हुई थी। 1928 में ये क्या हुआ था, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में प्यारे बच्चों क्या किए थे, मैट्रिक किए थे। 1932 में पटना कॉलेज में क्या किए थे, बीए किए थे। किससे, तो इतिहास से किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। तो ये लेखक परिचय है, ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। हो गया ना क्लियर, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गया। तो आगे चलिए सारांश इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सारांश में है कि अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये तो हमने पहले ही बताया कि अर्धनारीश्वर निबंध किसके द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है ये अर्धनारीश्वर। ठीक है, याद रखिएगा इतना। अब लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ में स्त्री और पुरुष के दोनों के गुणों का क्या है, बतलाया है। यानी दोनों के गुणों का समन्वय दिया है किसने, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। तथा इसमें यह बतलाया गया है कि समाज द्वारा इनमें किए जाने वाले जो भेदभाव होते हैं इनको भी समझाया कि कौन कौन से भेदभाव होते हैं स्त्री पुरुष में, है ना। सारा चीज इसमें क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अर्धनारीश्वर बताते हैं कि जो अर्धनारीश्वर लोग होते हैं ना, उसमें क्या शिव का और पार्वती का दोनों का काल्पित रूप उपस्थित होता है। जो अर्धनारीश्वर होते हैं, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों छोड़िए नहीं बोलेंगे, यानी रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि जो अर्धनारीश्वर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, दोनों शिव और पार्वती के दोनों के गुण का समन्वय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिसका आधा अंक क्या होता है, पुरुष का होता है, आधा अंक क्या होता है प्यारे बच्चों, नारी का होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, उसे हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, तो जिसमें नर और नारी दोनों के गुणों का समन्वय रहे, अर्धनारीश्वर कहते हैं उसको। ठीक, क्लियर। अब देखिए कि इसके माध्यम से लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से कम नहीं है। बाबू सही बात है, आजकल टॉपर देखिए, यूपी में भी टॉपर क्या हुई थी, एक लड़की भी हुई थी, है ना। तो नारी पुरुष से कम नहीं है, वो बहुत पहले की बात है, उन्होंने कह दिया था कि नारी पुरुष से कम नहीं है, पुरुष में भी नारीत्व का गुण होता है। यानी पुरुष जितने भी हैं उनमें नारी का गुण होता ही है। तो प्यारे बच्चों उससे क्या हो जाएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं यानी अर्धनारीश्वर होते हैं, उनसे लोग भेदभाव करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। वो क्या होते हैं, काल्पित रूप होते हैं शिव जी का और पार्वती जी का। ठीक है, जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। और ये साथ में ये भी बताते हैं कि जो नारी है पुरुषों से कम नहीं है, जो नारी है वो पुरुषों से भी कम नहीं है, तो ये बताते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो ये रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें भी नारीत्व के गुण थोड़ा थोड़ा होता ही है। अगर नहीं है तो वो अपूर्ण है, वो इंसान है ही नहीं। अगर किसी इंसान में नारीत्व नहीं है तो वो इंसान है ही नहीं, ये रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि आप देखिए इस पाठ में नर और नारी दोनों के आप देखिए लेकर समाज में जो मनोदशा का व्याख्या किया गया है, जो नर और नारी को अलग अलग देखते हैं प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष कोई भेदभाव नहीं है तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। देखिए मतलब रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाहते हैं कि जो समाज में फैला हुआ है, क्या समाज में क्या मनोविज्ञान मतलब यहाँ देखिए मनोदशा क्या फैली हुई है, यानी लोगों के दिमाग में क्या फैला हुआ है कि नारी अलग है और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए पुरुष अलग है, नारी कुछ नहीं कर सकती है। चाहे जो ट्रांसजेंडर है, जो मतलब यहाँ देखिए अर्धनारीश्वर है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं कि जो नर और नारी को अलग अलग देखते हैं ना, कि नर अलग है नारी अलग है, जो नर कर सकता है वो नारी नहीं कर सकती, जो नारी कर सकती है वो नर नहीं कर सकता, उनके लिए वो बोले हैं कि अर्धनारीश्वर एक प्रतीक है। जो अर्धनारीश्वर क्या, जिसका आधा रूप लड़कों का होता है, लड़की ट्रांसजेंडर आप लोग सुने होंगे। यानी कहने का मतलब कि वह एक प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष कोई भी भेदभाव इसमें क्या है, नहीं है। एक का गुण दूसरे का दोष हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि किसी पुरुष में कोई अच्छा गुण है, मतलब कोई ऐसा गुण है वो नारी में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसका वो दोष हो ही नहीं सकता। चाहे नारी में एक ऐसा गुण है जो पुरुष में नहीं है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं। अब देखिए अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो यहाँ देखिए उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि इनके गुणों में क्या होगा, अभिवृद्धि होगी। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई पुरुष होता है, जैसे
क्या होता है, जैसे जैसे कोई पुरुष होता है तो उसमें थोड़ा सा चाल ढाल आ जाता है लड़कियों वाला, है ना, थोड़ा सा चोना करेगा, इधर उधर करेगा, जैसे मतलब लड़कियों की जैसा थोड़ा सा उसमें गुण आ जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर किसी पुरुष में नारीत्व आ जाता है, नारीत्व का थोड़ा थोड़ा गुण आ जाता है, तो वो प्यारे बच्चों बोल रहे हैं कि उससे उनकी मर्यादा कम नहीं होगी, उससे क्या होगा, उसमें मर्यादा में उसकी और वृद्धि होगी। यानी रामधारी सिंह यही बोलते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो तो अपूर्ण है ही। तो ये इतना आपको क्लियर कर लेना है। अब देखिए, लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की परिधानता आरंभ हो गई। यानी जब कृषि का विकास हुआ तब क्या नारी, प्यारे बच्चों पहले क्या, पहले नारियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, नारियां घर में रहती थे। जैसे प्यारे बच्चों बताते हैं कि पीपल के पेड़ पे जैसे लत्तर एक होता है, लत्तर का उसी पे लिपटा हुआ होता है, यानी लत्तर किस पे निर्भर है, पीपल पे। तो उसी प्रकार नारियां भी निर्भर थी अपने मतलब जो उनके पति होते थे उन्हीं पे निर्भर रहते थे, दिन भर घर में घर का काम, और जो पुरुष होते थे वो बाहर का काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिंदगी दो भागों में बट गई, नारी घर में और पुरुष क्या बाहर रहने लगे। तो ये प्यारे बच्चों बोलते हैं कि जो यहाँ पे याद रखिएगा, जब कृषि का विकास हुआ तो नारी की प्रधानता प्यारे बच्चों मिल गई, नारी का हक मिल गया कि हाँ नारी भी सब कुछ कर सकती है, नारी भी जाके खेतों में खट सकती है, पैसा कमा सकती है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकती है, वैज्ञानिक बन सकती है, जो मतलब पुरुष कर सकता है वो नारी भी कर सकती है, उनको प्रधानता उनको मिल गई, ठीक है। अब देखिए कि नारी घर में और पुरुष यहाँ आप देखिए बाहर रहने लगे। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अगला यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है कि दोनों अपने क्या कर्तव्यों से विचलित हो गए, यानी दोनों अपने क्या हो गए, कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर यहाँ देखिए कर्कश और कठोर हो गया, यानी यहाँ पे देखिए जब कृषि का विकास हुआ तो दोनों अलग हो गए, मतलब नारी घर में रहने लगी। ये किसने कहा था, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे बेगूसराय के कौन थे, तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब कृषि का विकास हुआ तो नारी और पुरुष दोनों बट गए। क्या हुआ, याद रखना है कि नारी जो है वो घरों में रहने लगी, पुरुष जो है खेतों में काम करने लगा, बाहर रहने लगा। फिर प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए अपने कर्तव्य में दोनों विचलित हो गए, अपने काम में जैसे मतलब समाज में बनाया वैसे ही वो लोग ढल मुल गए। अब देखिए यहाँ आप देखिए नर जो है कर्कश और कठोर हो गया, युद्ध में रक्त बहाते समय इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उसका क्या होगा। यानी रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि जो मनुष्य है, जो पुरुष है वो क्या हो गया, कठोर हो गया, जो पुरुष से कठोर हो गया, युद्ध करने लगा। लेकिन जब युद्ध कर रहा है तो उसको थोड़ा भी ये चिंता नहीं हो रहा है कि हमको अगर कुछ हो जाता है, मेरा खून बह रहा है, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे सहारे जो घर में बैठी है उसका क्या होगा। आज भी है प्यारे बच्चों ऐसा बात है कि अगर किसी नारी का, पुरुष का अगर मृत्यु हो जाती है तो नारी क्या होती है, बेसहारा हो ही जाती है, यह आपको पता है। लेकिन वहीं अगर पुरुष की स्त्री मर जाए तो पुरुष भी बहुत कम बेसहारा होता है, उसकी शादी बहुत जल्दी भी हो जाती है। लेकिन नारियों में बहुत दिक्कत भी होता है, अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इतनी बात कि दोनों अपने कर्तव्य में विचलित हो गए और नर जो है कर्कश और कठोर हो गया। जैसे आपको पता ही है कि जो पुरुष होते हैं वो कठोर टाइप के थोड़ा सा होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब वो युद्ध करने लगे तो युद्ध के समय उन लोग के दिमाग में आता ही नहीं था कि अरे हमारा खून बह रहा है, लेकिन हमारे सहारे जो बैठी है घर में उसका क्या होगा, अगर हमको कुछ हो जाता है, हम मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये पुरुष कभी सोचता ही नहीं है, इतना कठोर बन गया है। अब देखिए, अब यहाँ आप देखिए, याद रखिएगा उनका क्या होगा, और ना ही उन यहाँ देखिए सिंदूरदानियों को ही फिक्र है कि यहाँ आप देखिए, यानी ना ही किसको फिक्र है, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ना ही जो सिंदूरदानी है यानी जो महिलाएं उनको भी फिक्र नहीं, वो घर में है तो घर में है, जा रहे हैं युद्ध करने तो वो रोक भी नहीं रही है, यानी उनको भी क्या बोल रहे हैं, ना तो प्यारे बच्चों क्या सिंदूर वालियों को, यहाँ तो सिंदूर वाली, सिंदूर कौन लगाता है, नारी लगाती है, यहाँ तो सिंदूर वालियों को भी क्या है, फर्क है ही नहीं कि अगर जा रहे हैं युद्ध पे तो क्यों जा रहे हैं, कुछ ना जाए चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे उनको भी फर्क नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरव की सभा में, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि अगर कौरव की सभा में संधिवर्ता, यहाँ पे याद रखिएगा संधिवर्ता कृष्णा और दुर्योधन के बीच ना होकर, यानी जो वार्तालाप होता है वो किसके किसके बीच ना होके, तो कृष्णा और दुर्योधन के बीच ना होके। प्यारे बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर जो वार्तालाप है, जब यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, तो संधि और कृष्णा यानी मतलब जो बात हुआ था कृष्णा और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारी के बीच ये बात हुआ होता ना, यानी संधि वार्ता हुआ होता ना, तो ये बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध होता ही नहीं और ना ही इतने लोगों का यहाँ पे क्या होता प्यारे बच्चों, मृत्यु होती। क्यों बोलते हैं, अगर नारियों में डिस्कस होता तो ये एकदम आराम से सुलझ जाता। ये कौन बोल रहा है,
ब्रह्मधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं, ठीक है। यानी वो यही सब बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कौरव की सभा में यहाँ पे याद रखिएगा कि संधि वार्ता अगर कृष्णा और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और प्यारे बच्चों किसके, गांधारी के बीच ये बहस होती है, बात होती ना, तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि वो नारी है, वो लोग समझ सकती है, ठीक है, इसीलिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वो लोग पहले ही रामधारी सिंह दिनकर बता दिए कि जो पुरुष होते हैं वो कठोर होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर इस निबंध में स्त्रियों को सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया। यानी जो स्त्रियों का सम्मान है ना, स्त्रियों के लिए बहुत सारी चीजें लिखे कि स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं, यानी जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा कुछ काम नहीं है जो स्त्रियां नहीं कर सकती है। और जो भी पुरुष है उनमें नारीत्व का गुण होना ही चाहिए, तभी वो आदमी पूर्ण कहलाएगा, नहीं तो वो अपूर्ण है, वो तो मनुष्य ही नहीं है, ये बोलते हैं। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर इस निबंध में स्त्रियों को सम्मान पे बढ़ावा दिया। उन्होंने गांधी जी और मार्क्स के विचारों का वकालत किया। गांधी जी और कौन सा, तो मार्क्स के वकालत पे बच्चा यहाँ पे क्या किया, वकालत किया कि जिन्होंने नारी जाति को सम्मान की बात कही, मतलब इन लोगों ने क्या, गांधी जी थे चाहे प्यारे बच्चों मार्क्स थे, उन्होंने क्या की, नारी की जाति के सम्मान, यहाँ पे देखिए सम्मान की बात की। उन्होंने गांधी जी के पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ, यानी गांधी जी के द्वारा लिखी पुस्तक क्या, बापू मेरी माँ की भी चर्चा की, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि के बात को बतलाया गया है। तो दया, क्षमा ये सब क्या है, नारित्व का ही गुण है। आज आप किसी को क्षमा कर रहे हैं तो दया क्यों, आप में नारित्व है तभी आप ये दया कर पा रहे हैं। तो यही है हमारा सारांश, जिसको आप लिख के एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से इसको कर सके तो जरूर आप लोग कीजिएगा। तो चलिए ये तो सारांश से, अब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। 100% समझ में भी आएगा, आपको पूरा गारंटी है। तो आप लोग जरूर ये कीजिएगा। और प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं ऑनलाइन, आज ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, प्यारे बच्चों जाके फटाफट से ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। अगर नहीं देने आता है तो हम आपको बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं कब, तो अब मिलेंगे 2 PM में। 2 PM में किसका क्लास होगा, तो आपको पता है कि 2 PM में क्या चलने वाला है, मैथ चलने वाला है। तो मैथ में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे PDF कोर्स वाला नोट्स नहीं लिए हैं प्यारे बच्चों, ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेने के लिए नंबर नोट कीजिए, नंबर है 6299 24 89 35। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से मैसेज करके जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।